Hi everyone. Today the topic of my discussion is aggression in sports under the subject of sports psychology. My name is Muniba Rafiq and I am the student of BS Clinical Psychology second semester. आज इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रेशन क्या है, डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ एग्रेशन, कॉजेज़ को जानने के लिए हम इसकी डिफरेंट थ्योरीज़ के ऊपर बात करेंगे और एग्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्रेशन क्या है। Aggression is defined as any behavior directed toward intentionally harming or injuring other living being। यानी कि जानते बूझते हुए हम किसी दूसरे लिविंग बीइंग की तरफ इंजरी या हार्म पहुंचाएं तो उसको एग्रेशन कहते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में गुड एग्रेशन और बैड एग्रेशन की दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसके एग्रेशन को परसीव करने के लिए क्या हमारे पास क्राइटेरिया है, हम उस पर बात कर लेते हैं। जो चार डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं एग्रेशन के, वो ये हैं कि ये एक बिहेवियर होता है जो कि इंटेंट यानी आपकी जानते बूझते हुए इंटेंशन को इन्वॉल्व करता है और इसमें इंजरी और हार्म इन्वॉल्व होता है और ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके लिए हम चार थ्योरीज़ हमारे पास मेन इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी के ऊपर। Instinct theory of motivation refers to the concept of all humans are evolutionary designed in a way that helps them survive। बेसिकली जो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ एग्रेशन है वो सबसे पहले सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी बुक बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल जो कि 1920 में पब्लिश की गई थी, उसमें सबसे पहले इसका जिक्र किया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इसमें ये बताया था कि बेसिकली हर इंसान के अंदर दो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं। एक लाइफ इंस्टिंक्ट होता है जिसको उसने इरोस का नाम दिया था और एक डेथ इंस्टिंक्ट होता है जिसको उसने थैनाटोस का नाम दिया था। थैनाटोस जो है वो बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी में का लफ्ज़ है और इसमें ग्रीक मिथोलॉजी में इसका मतलब है डेथ का, तो उसने इसको डेथ इंस्टिंक्ट बोला और लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोस बोला। अब फ्रॉइड ने हमें ये बताया कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ के अंदर तमाम पॉजिटिव चीज़ों की, यानी कि लाइफ अफर्मिंग बिहेवियर्स जो होते हैं जैसे कि लव है, रिप्रोडक्शन है, क्रिएटिविटी है, इन सब के रिस्पॉन्सिबल जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो लाइफ इंस्टिंक्ट। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है, फ्रॉइड का ये मानना था कि ये हमारे अंदर जो है नेचुरली होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एग्रेशन ज़रूर होता है और वो दो टाइप्स का होता है जिस पे भी हम बात कर रहे हैं। फ्रॉइड ने कहा कि जो डेथ इंस्टिंक्ट है वो भी तमाम इंसानों में मौजूद होता है, लेकिन लाइफ इंस्टिंक्ट उसको चेक में रखता है बेसिकली। तो ऐसा बहुत सारे टाइम आते हैं जब डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर की तरफ हमें लेकर जाता है। इसके अलावा डेथ इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करने के अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह ये सारे भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको 6 ऐसे फैक्टर्स बताती हूँ, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ एंगर है, फियर या एंग्जाइटी है। जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या गुस्से में होते हैं तो हमारा एग्रेशन जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। जब हम खौफज़दा होते हैं या एंशियस होते हैं तब भी हमारा ये इंस्टिंक्ट जो है वो एक्टिव होता है। फीलिंग थ्रेटन्ड और अटैक्ड, फीलिंग हेल्पलेस और पावरलेस, एक्सपीरियंसिंग पेन और सफरिंग, जब हम पेन या सफरिंग के अंदर होते हैं तब भी ये एक्टिवेट हो सकता है। एंड एक्सपोजर टू वायलेंस और एग्रेशन, अगर हम सामने से वायलेंस और एग्रेशन फेस करते हैं तो भी हमारा जो डेथ इंस्टिंक्ट है जिसको एग्रेशन भी कहा गया तो वो हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं अपना। इस जो स्टडी है उसको काफ़ी और स्टडीज़ ने भी सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन ये बात समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो फ्रॉइड ने कहा कि ये हमारे अंदर नेचुरली होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनएविटेबल है, ये नहीं है इसका मतलब कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हम नंबर ऑफ़ थिंग्स कर सकते हैं जिससे हमारा एग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो सकता है। इसको हम नॉन जो है वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस अगर स्किल्स हमारे अंदर हों, ऐसी स्किल्स हमारे अंदर हों जहाँ अल्टरनेटिव हों जो एग्रेशन के, उसको जानने से भी हम इसको कोप करना सीख सकते हैं। और डिफरेंट पॉजिटिव आउटलेट्स एग्रेशन की हमें अगर मिल जाएं
जैसा कि स्पोर्ट्स है, तो फिर भी हमारा एग्रेशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इस तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको हम अपना के अपना एग्रेशन कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज शो हो रहा है सामने एग्रेशन और असर्शन का। बेसिकली एग्रेशन और असर्शन में फ़र्क ये है कि एग्रेशन जो है वो वायलेंट बिहेवियर होता है, आपका जो इंटेंट होता है उसमें इन्वॉल्व, और हार्म और इंजरी आप करना चाहते हैं किसी लिविंग बीइंग की। जबकि असर्शन जो है वो वर्बली ऐसे कम्युनिकेट करना, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेना और फर्म होना, बट विदाउट एग्रेशन, आप अपने अल्फाज के ज़रिए और आप अपने डिमीनर के ज़रिए उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है तो बजाय कि आप किसी दूसरे को थप्पड़ लगा दें, आप फर्मली उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी और इसको ऐसे करना है। तो जब हम बोलते हैं, फर्मली अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो उसको असर्शन बोलते हैं। तो अगर हम एग्रेशन की तरफ, इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि अगर हम एग्रेशन की तरफ ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो हम एग्रेशन की तरफ लीड करते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल गेन कर लें अपनी एग्रेशन का, अपने माइंड का, तो फिर हम असर्शन की तरफ जाते हैं, कि जो कि मोर पॉजिटिव वे है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस इस पे बेस करता है कि जो हमारी साइकोडायनामिक अप्रोच है बेसिकली, कि जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो एग्रेसिव होना चाहते हैं, तो वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्रेसिव नहीं होते जिसकी वजह से उनके अंदर एग्रेशन आया है, लेकिन वो कुछ ऐसे इजी वेज देखते हैं जिनके ऊपर वो एग्रेशन अपनी निकाल सकते हैं, अपनी डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं एग्रेशन की बाय समथिंग और समवन एल्स। इसमें जो है वो बेसिकली ये बताया गया है कि हमारा जो कैथारसिस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि कैथारसिस बोलते हैं अपने इमोशंस और टेंशन्स को रिलीव करना, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें डांट दिया या गुस्सा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे अंदर गुस्सा आ गया है, नाराज़ हैं हम, एग्रेसिव होना चाहते हैं, लेकिन हम अब बदल के पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकते, तो हम अपना वो गुस्सा जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों पे निकाल देते हैं, अपने दोस्तों पे निकाल देते हैं। तो एक तो हमने डिस्प्लेसमेंट कर दी अपना, जो जहाँ से हमें एग्रेशन, जो सोर्स ऑफ एग्रेशन था हमारा, उस पे हमने डायरेक्टली उसको नहीं कुछ बोला, और दूसरा कैथारसिस, यानी कि अपनी जो गुस्सा और अपनी नेगेटिव इमोशंस वो निकालने थे, वो भी हमने निकाल दिए। जैसा कि ये साथ इमेज में शो किया गया है कि ड्राइव टू गोल, यानी कि हम अपना कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, फिर ऑब्स्टिकल टू अ गोल, यानी कि उस गोल को अचीव करने के बीच में कोई ऑब्स्टिकल या कोई रुकावट आ जाती है, वी स्टार्ट टू फ्रस्ट्रेट, देन हम फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमें शुरू, और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और एंगर में बदल जाती है, उसके बाद वो मज़ीद बढ़ जाती है और एग्रेशन में बदल जाती है। उसके बाद हम कैथारसिस, यानी हम चाहते हैं कि हम अपना एग्रेशन रिलीज़ करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करें कहीं, तो फिर हम कैथारसिस के मोड में चले जाते हैं और फिर किसी भी जगह पे अपना डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से हमें एग्रेशन फ़ील हुआ है हम वहीं पे उसको रिलीज़ करें, तो हम कैथारसिस कहीं भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जो तमाम बिहेवियर्स हैं वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सीखे जा सकते हैं। ये थ्योरी बेसिकली एल्बर्ट बंडूरा ने डेवलप की थी, जो कि बी एफ स्किनर के वर्क के बाद उसने इसके ऊपर मज़ीद वर्क किया और इसको डेवलप किया था। इस थ्योरी में कहा गया है कि जो हम अपने एक्सपीरियंसेस करते हैं उनसे तो सीखते ही हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा जो हम सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। इसके अंदर अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये 4 कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताए थे। अटेंशन का मतलब ये है कि जब हम किसी बिहेवियर को होते हुए देखते हैं तो हम उस पर कितना ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं। अ बिहेवियर मस्ट ग्रैब आवर अटेंशन बिफोर इट कैन बी इमिटेटेड। जब हम तवज्जो देते हैं, अटेंशन देते हैं, तो फिर उसके बाद हम उस बिहेवियर को इमिटेट कर सकते हैं। रिटेंशन यानी कि हम कितना अच्छा उस बिहेवियर को याद रखते हैं। रिटेंशन, वी कैन नॉट परफॉर्म द बिहेवियर इफ़ वी डू नॉट रिमेंबर द बिहेवियर, सो वाइल अ बिहेवियर मे बी नोटिस्ड अनलेस अ मेमोरी इज़ फॉर्म्ड, द ऑब्जर्वर विल नॉट परफॉर्म द बिहेवियर। जब हमें अच्छे से वो बिहेवियर याद होगा तभी हम उस बिहेवियर को दोबारा से इमिटेट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर, यानी कि हम दोबारा से जब उसको तवज्जो दी हमने और रिटेंशन में हमने उसको याद रखा, तो फिर रिप्रोडक्शन में हम उस बिहेवियर को दोबारा से परफॉर्म करते हैं खुद से। और मोटिवेशन में है कि
द विल टू इमुलेट द बिहेवियर, यानी कि हमारी मर्ज़ी इमुलेट करना होता है, रिक्रिएट करना, कॉपी करना। तो द विल टू इमुलेट बिहेवियर, कि हम कितने मोटिवेटेड हैं उस बिहेवियर को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए। तो सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली ये है कि हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द चीज़ों में लोगों को देखते हैं सर्टन बिहेवियर्स करते हुए, फिर उनको उनके ऊपर तवज्जो देते हैं, उनको याद रखते हैं, फिर उनको रिक्रिएट करते हैं। तो ये सारा हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवाइज फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी का ही एक वर्जन है। ये रिवाइज से आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि इसमें ये आता है कि जब हम जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एग्रेशन है, वो हमेशा एकदम से नहीं आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हमारे साथ प्रीवियसली हो चुके होते हैं, तो जब वो सेम सिनेरियोज़ या सेम सिचुएशंस दोबारा आती हैं तो फिर हम उसमें एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। जैसा कि एक मिसाल भी दी गई है कि क्यूज़ सच एज प्रेजेंस ऑफ वेपन्स विल बी मोर लाइकली टू ट्रिगर एग्रेशन, यानी कि अगर आपके सामने कोई वेपन निकालता है तो आप मोर लाइकली एग्रेसिव होंगे उसके साथ। तो अनजस्टिफाइड फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो कॉज करती है एंगर और एग्रेशन को, और फिर हम उसका बर्स्ट आउट करते हैं। It suggests that frustration increases arousal and anger, but this leads to aggression only if the individual has learned to be aggressive in a particular situation. यानी कि जब आपके साथ एक सिचुएशन हो गई हुई होती है, अगर सेम सिचुएशन दोबारा से आपके साथ होती है तो यू आर मोर लाइकली टू बी एग्रेसिव इन द सेम मैनर लाइक यू हैव बीन बिफोर इन द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जामिनिंग एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। पहला हमारे पास इसमें सब टॉपिक है स्पेक्टेटर्स एंड एग्रेशंस, यानी कि जो गेम देखने वाले होते हैं और उनका एग्रेशन और स्पोर्ट्स और जो एथलीट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये देखा गया कि डिफरेंट जो व्यूअर्स होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो नॉर्मली पॉजिटिव बिहेव करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेम्स में ऐसा हो जाता है कि वो जब उनकी टीम जिस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो हारने वाली होती है तो वो टुवर्ड्स वर्बल और फिज़िकल एग्रेशन आ जाते हैं। तो इससे ऑब्ज़र्व किया गया, हमें ये बताया गया कि जो स्पोर्ट्स इवेंट इस पे ऑब्ज़र्व करते हैं, खाली पहले इन्होंने लोगों पे ये तजर्बा किया कि खाली स्पोर्ट्स देखने से आपके अंदर एग्रेशन आता है कि नहीं आता, या आपके एग्रेशन के लेवल्स लो होते हैं कि नहीं होते। तो ये देखा गया कि उससे एग्रेशन के लेवल लो जाने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब एग्रेशन क्राउड के अंदर ज़्यादा हुआ तो बाकी जो क्राउड है उसके अंदर भी एग्रेशन ज़्यादा हो गया। तो इसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि स्पोर्ट्स मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन को इस काबिल होना चाहिए कि वो जो अपनी टीम है उसको ये इतना ट्रेन करें कि वो जो स्पेक्टेटर्स की एग्रेशन है उससे उनके बिहेवियर के ऊपर, उनकी गेम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो। गेम रीजनिंग एंड एग्रेशन, ये देखा गया, एक अलार्मिंग रिसर्च ने ये हमारे सामने नतीजा लाया कि बहुत सारे ऐसे इनअप्रोप्रिएट और जनरल बिहेवियर्स होते हैं जो हमें लगते हैं जनरल सेटिंग्स के अंदर कि वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन हम स्पोर्ट्स के अंदर उनको ठीक करार देते हैं। मिसाल के तौर पे जो फाइटिंग है वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कॉमन हमें देखने को मिलती है कि दो स्पोर्ट्समैन आपस में किसी भी बात के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, फिज़िकल भी हो जाते हैं इवन। तो बाद में उसको वो गेम रीजनिंग के ऊपर लेबल कर देते हैं और कहते हैं कि ये ठीक था और उसको नॉर्मलाइज करार दिया जाता है। लेकिन अगर किसी भी तरह की फ़ाइटिंग हो और वो हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, फॉर इंस्टेंस स्कूल्स के अंदर हो या कॉलेजेस के अंदर हो, तो हम किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, ये हर लिहाज से इनअप्रोप्रिएट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये सीखते जा रहे हैं कि इट्स ओके टू बी मोर एग्रेसिव इन स्पोर्ट्स दैन इन अदर लाइफ कॉन्टेक्स्ट। एथलेटिक इंजरीज एंड एग्रेशन, जो एथिकल इश्यूज़ हमने अभी डिस्कस किए उनके अलावा ये देखा गया कि बहुत सारी जो एथलेटिक इंजरीज़ हैं वो एग्रेशन की वजह से भी आती हैं। हॉकी में 59% जो इंजरीज़ हैं, जो जूनियर बी हॉकी प्लेयर्स हैं, ये एक सर्वे के बाद ये रिज़ल्ट निकला कि 59% इंजरीज़ जो हैं वो एग्रेशन के नतीजे में निकली। ज़रूरी नहीं है कि अगला, जैसे हमने सबसे पहले बात की कि गुड एग्रेशन और बैड एग्रेशन की, कि हम उसे लेबल करते हैं कि क्या हमारा इंटेंट था और क्या हमारी रीज़निंग थी उसके पीछे, तो फिर वो गुड एग्रेशन हो गया और बैड एग्रेशन हो गया। बट उसके रिज़ल्ट में जो इंजरीज़ होती हैं
वो इन्फिनिट हैं, वो डेफिनेटली होती हैं, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग टू से। क्योंकि बाद में जो प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा इंटेंट नहीं था हार्म करने का, लेकिन उन्होंने एक्ट इस वे में किया कि जिसकी वजह से इंजरी अकर हो गई। तो एथलेटिक इंजरीज़ और एग्रेशन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड एग्रेशंस। कुछ कोचेज़ का ये मानना है कि जो एग्रेसिवनेस है वो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे की जाए या फिर टीम लेवल पे की जाए। फॉर इंस्टेंस एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं कर्मिट वाशिंगटन, उन्होंने कहा कि जो मीन होना है, उनका मीन बिहेवियर जो है वो उनको हेल्प करता है कि वो कोर्ट के अंदर जब होते हैं तो लोग उनको ज़्यादा पुश अराउंड नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता है, बाकी प्लेयर्स को पता है कि अगर वो इनको पुश अराउंड करेंगे तो ही इज़ मीन एंड ही कैन बी एग्रेसिव टुवर्ड्स देम। तो इस वजह से उनका जो मीन और एग्रेसिव बिहेवियर है वो उनको हेल्प करता है सेव करने में काइंड ऑफ। तो इस तरीके से ये भी डिटर्मिन किया गया, बिकॉज इट हैज़ बिकमिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स, क्योंकि इसको नॉर्मलाइज काइंड ऑफ कर दिया गया है। इस वजह से अब एग्रेशन टू अ सर्टन लेवल समझा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी लेकर आ सकती है, लेकिन अगर आपका एंगर और आपकी फ्रस्ट्रेशन और जो एग्रेशन है वो पॉजिटिव तरीके से डाइवर्ट कर दी जाए तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। अगर उस इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो फिर आपको इंजरीज़ की तरफ लेकर जा सकती है और एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ, एंड इवन आप स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो उससे आपकी स्पोर्ट्स करियर के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसमें स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज साइंस प्रोफेशनल्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो परफॉर्मेंस है एग्रेशन की कॉस्ट के ऊपर बेहतर करने के को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, या फिर वो इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। टीम मॉरल एटमॉस्फेयर एंड एग्रेशन। There is a strong link between the moral atmosphere of teams and aggressive acts of athletes. ये एक हमारे फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देती हूँ कि स्टीवंस हैं एक स्पोर्ट्समैन। उन्होंने ये बताया कि जो उनका कोच का बिहेवियर था, जो कोच की पॉजिटिवनेस थी टूवर्ड्स बीइंग एग्रेसिव टूवर्ड्स देयर ओन टीममेट्स एंड अदर टीममेट्स, उसको जब उन्होंने नॉर्मलाइज़ कर दिया कोच ने कि अगर ज़रूरी हो तो आप एग्रेसिवनेस दिखा सकते हैं, तो इसका जो है वो उनके ऊपर बहुत डिफरेंट असर हुआ, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस वजह से कोचेस को टीममेट्स को स्पेशली इम्पॉर्टेंट रोल है ये उनका इस चीज़ के अंदर कि वो मॉरली उन लोगों को ये गाइड करें, सब स्पोर्ट्समैन को ये गाइड करें कि आपका बिहेवियर किस वक्त किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आपका एज अ होल एटमॉस्फेयर के ऊपर, आपकी पूरी गेम, आपकी टीम, आपकी स्पोर्ट्स को जिस तरीके से लोग देखते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। Sport specific aggression determines in addition to general theories of aggression जो कि हमने पहले से डिस्कस की हैं, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो ये डिटर्मिन करते हैं कि आपकी स्पोर्ट स्पेसिफिक एग्रेशन है या नहीं। तो ये कब होता है ऐसा कि व्हेन समवन हैज़ कमिटेड एग्रेशन अगेंस्ट देम, जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको किसी ने एग्रेसिवली बिहेव किया उनके साथ, या फिर उनके जो ओपोनेंट हैं उन्होंने किसी ने उन्हें अनॉय किया है, और दे आर हाईली ईगो सेंटर्ड एंड हैव अ लो लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कि अगर उनकी सही तरीके से ऑलरेडी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई स्पोर्ट्समैन की, या फिर वो ये शो करना चाहते हैं कि वो कितने टफ़ हैं, या फिर वो ये बिलीव करते हैं कि ये उनके रोल का एक पार्ट है, या फिर ये अपने ग्रुप की तरफ से प्रेशर फील करते हैं कि उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो एक और फाइंडिंग्स के अंदर ये हमें देखा गया, हमने ये देखा है कि जो टीम्स ज़्यादातर आपस में compete करती हैं एक दूसरे के साथ, दे आर मोर लाइकली टू बी एग्रेसिव टूवर्ड्स ईच अदर। जेंडर एंड कल्चरल डिफरेंसेस। डिफरेंट जेंडर्स और कल्चर्स जो होते हैं उनमें ये डिफरेंस देखा गया है कि उनका एग्रेशन का लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। मेल्स के अंदर ज़्यादा एग्रेशन होता है, दे आर मोर लाइकली टू बी फ्रीक्वेंटली एग्रेसिव देन फीमेल प्लेयर्स। इस तरीके से ये देखा गया है कि चाइनीज़ एथलीट्स जो हैं
वो एग्रेशन के अंदर ज़्यादा होते हैं, फ़ीमेल चाइनीज़ एथलीट ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि हमें एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, एक जनरल क्राइटेरिया बना के एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि तमाम एथलीट्स जो हैं वो इस चीज़ को सेम तरीके से लेंगे। हमें इंडिविजुअली लेवल पर जाकर उनकी नीड्स को देखकर, उनके कल्चरल डिफरेंसेस को देखकर उनके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए जिसके ऊपर जो उनके लिए पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वर्क करती हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ कि हाउ टू हेल्प कंट्रोल द एग्रेशन। तो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि एग्रेशन सबसे ज़्यादा हो कब रहा है। तो इसमें वेरी ऑब्जर्वेंट हमें रहना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि रीज़न्स क्या हैं कि एग्रेशन होता क्यों है, और फिर उनको हमने मॉडिफाई करना है। हम हमेशा अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशंस को, लेकिन हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स क्लोजली हम उन्हें ऑब्ज़र्व करें और उनको उस सिचुएशन से रिमूव कर दें। फॉर इंस्टेंस मॉडिफाई अग्रेसिव रिएक्शंस का मतलब ये है कि हम जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं उनको मॉडिफाई कर दें। अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जिसके ऊपर हमें लगता है कि अभी एग्रेशन हो सकता है, तो जो जिससे मुतवक्के है, हमें जिससे लगता है कि जो स्पोर्ट्समैन एग्रेसिव होने वाले हैं, हम उनको उस जगह से हटा दें और उनको थोड़ी देर के लिए काम डाउन करें, रिलैक्स करें, और उनको पहले से हम ये ट्रेनिंग दें, उनको अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बताएं कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आपने अपने बिहेवियर को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी अगर होने लगती है तो इमीडिएट एक्शन आपने उसके ऊपर क्या लेना है। इसके अलावा हम टीम नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करें। एक ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि पहले से प्री डिटर्मिन रूल्स होने चाहिए टीम मेट्स के अंदर, और उनको आदत होनी चाहिए कि वो अपने टीम मेट्स के साथ भी सेम वे में बिहेव करें जब वो एक प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर बिहेव करते हैं, ताकि उनके नॉर्म्स पहले से बने हुए हों, उनको उस तरीके से वो रिएक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। सेम तरीके से जैसे कि हम रिवाइज्ड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन के अंदर सेम पुराना अगर हमारे पास कोई ऐसा भी इन्वायरमेंट आ रहा होता है कि जिसके हमने अपना एग्रेशन रिवाइज करना होता है, तो इस तरीके से हम नॉर्म्स के अंदर भी कर सकते हैं कि सेम सिचुएशन के अंदर अगर हम अच्छे तरीके से बिहेव कर लें तो वो सिचुएशन डिफरेंटली उसका नतीजा निकलेगा। और अगर कोई एग्रेसिव बिहेवियर अगर हो जाता है तो फिर हमें उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला हम स्टेप ये ले सकते हैं कि हम जो दोनों डिस्प्यूट्स जिनके हुए डिस्प्यूटेंट्स जो हैं उनको एग्री करें कि वो आपस में बैठ के मिलें और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो मिलें। लेकिन ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ नहीं बिठाएं, देखें उनको आमने सामने बिठा दें और उनसे फिर रिकॉर्ड द फैक्ट्स, यानी कि उनसे हम पूछें कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। हम उनसे ये सिचुएशन दोनों साइड के अकाउंट लेने की हम कोशिश करें, साइड ए और साइड बी का। उसके बाद दोनों को ये हम कंप्लीट फ्रीडम दें कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, और उसके बाद फिर हम उनसे ये कह सकते हैं कि अच्छा अब हमने इसको रिज़ॉल्व कैसे करना है इस सिचुएशन को। तो फिर उस सिचुएशन की रेजोल्यूशन के लिए हम मैंडेटरी स्टेप्स उठाएं। इसके बाद जो भी हमारे चेंजेस होना चाहिए उस सर्टेन सिचुएशन के लेके फिर हम वो चेंजेस लेकर आएँ, और उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाएं हम कि ये स्टेप्स होने चाहिए जिसके बाद नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि ऐसी सेम सिचुएशन क्रिएट ना हो, हमें इसको बेहतरी के लिए क्या एक्शन प्लान बनाना है। और लास्ट हम ये कर सकते हैं कि उसके बाद हम अपने एक्शन प्लान के ऊपर एक्ट करें और ऐसा सिचुएशन ऐसा सिनेरियो क्रिएट करें कि नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आने लगे तो फिर ऑलरेडी हमें पता हो कि हमने इसको किस तरफ डायरेक्ट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल स्पेक्टेटर एग्रेशन, यानी कि ना सिर्फ अब हम अपने एथलीट्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं उनकी एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ भी बना सकते हैं कि जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनके अंदर भी एग्रेशन कम हो, ताकि एग्रेशन देखने के साथ बढ़े ना। और इसके अलावा इसके साथ हम जनरल स्ट्रेटजीज़ कुछ बना सकते हैं जो इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करे। फॉर इंस्टेंस हम जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसको हम रोक सकते हैं कि एग्रेशन जो है वो आपको अल्कोहल जो है वो आपको एग्रेशन की तरफ लीड करती है, तो अगर हम अल्कोहल बैन कर दें तो इसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो अगर हमारे जो हम हायर करते हैं अपने ऑफिशियल्स को, उनको हम पहले से ये चीज़ गाइड कर दें कि हमने किसी किस्म की भी एग्रेशन टॉलरेट नहीं करनी फील्ड के ऊपर। इसके अलावा ये किया जा सकता है कि कोचेज़ को हम पहले से इन्फॉर्म कर दें कि किसी किस्म का भी एग्रेसिव डिस्प्ले होगा वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ताकि वो अपने टीममेट्स को ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दें।
इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा मीडिया है उसके साथ हम वर्क कर सकते हैं ताकि वो ये इम्पोर्टेंट मैसेज को कन्वे करे कि इसको हाईलाइट ना करे और ग्लोरीफाई ना करे। जो एग्रेशन होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मीडिया पे देखने को मिलती हैं बाद में कि वो कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ तो उसको बड़ा ग्लोरीफाई करके और अपीलिंग बना के लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है लोगों की नज़र में। तो ये ना करें, मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपने स्पेक्टेटर्स की अगर एग्रेशन कंट्रोल कर लें, देखने वालों की एग्रेशन कंट्रोल कर लें, तो हम इस चीज़ के अंदर ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क लेकर आ सकते हैं। ओके।